नमस्कार। मानक प्रणाली पर आधारित आशुल्पी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि हिंदी भाषा में जितने भी व्यंजन हैं उनके लिए रेखाएं लिखी जाती हैं और उन व्यंजन रेखाओं को मिलाते वक्त किन किन नियमों का ध्यान में रखना है और क्या सावधानियां बरतनी है। आज के अध्याय में मैं स्वरों के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। हिंदी भाषा में कुल 13 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और ये ऋषि। इन 13 स्वरों में से आशुलिपि में 10 स्वरों को लिया गया है जो कि स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा में या आशुलिपि में प्रयोग किए जाते हैं। ये 10 स्वर हैं आ, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 10 स्वर। ये 10 स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अल्प स्वर का मतलब कि वो स्वर जब आप किसी स्वर का उच्चारण करते वक्त कम समय लगता है वो आपके अल्प स्वर हैं, और दीर्घ स्वर जब किसी भी स्वर का उच्चारण करते वक्त अधिक समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर हैं। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर या आशुलिपि में जिनका प्रयोग करते हैं, दीर्घ स्वर 6 है और अल्प स्वर 4 है। दीर्घ स्वर है आ, ए, ई, औ, ओ और उ। अल्प स्वर है ऐ, ई, ए और उ। आशुलिपि में जब इन 10 स्वरों को लिखते हैं तो इनके लिए डॉट और डैश प्रयोग किए जाते हैं। दीर्घ स्वरों के लिए गहरे बिंदु और गहरे डैश प्रयोग किए जाते हैं और अल्प स्वरों के लिए हल्के बिंदु और हल्के डैश प्रयोग किए जाते हैं। दीर्घ स्वरों में आ, ए, ई किसी भी शब्द में आते हैं तो इन तीनों के लिए गहरे बिंदु प्रयोग किए जाते हैं। वहीं दीर्घ स्वर औ, ओ और उ के लिए गहरे डैश प्रयोग किए जाते हैं। दीर्घ स्वरों में ऐ और ई के लिए हल्के बिंदु प्रयोग किए जाते हैं। दीर्घ स्वरों में ए और उ के लिए हल्के डैश प्रयोग किए जाते हैं। यानी किसी भी शब्द में अगर स्वर आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में गहरा बिंदु, दीर्घ स्वर ए आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में गहरा बिंदु, दीर्घ स्वर ई आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में गहरा बिंदु प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दीर्घ स्वरों में औ आ जाता है, औ स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में गहरा डैश प्रयोग किया जाता है। ओ आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में गहरा डैश प्रयोग किया जाता है। उ आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में गहरा डैश प्रयोग किया जाता है। अब अल्प स्वरों के बारे में आते हैं। अल्प स्वर ऐ आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में हल्का बिंदु, ई आ जाता है स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में हल्का बिंदु। अल्प स्वर ए आ जाता है उसके लिए हल्का डैश प्रयोग किया जाता है। अल्प स्वर ए स्वर के रूप में या मात्रा के रूप में हल्का डैश प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी शब्द में अगर ये स्वर आ जाते हैं तो उनके लिए चिन्ह या संकेत निर्धारित है जिनका आशुलिपि में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है स्थान के लिए। आशुलिपि के अंदर स्वर संकेत करने के लिए 3 स्थान बनाए जाते हैं। इन 3 स्थानों के ऊपर स्वर लिखे जाते हैं। ये 3 स्थान जहां से आपकी रेखा शुरू होती है वो पहला, जहां खत्म होती है तीसरा और बीच वाला दूसरा स्थान होता है। जैसे आपके पास दिशा के अनुसार 3 तरह की रेखा है। आड़े रेखाक्षर क्योंकि बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। इसमें रेखा का बायां हिस्सा पहला स्थान, रेखा का अंतिम हिस्सा तीसरा स्थान, बीच वाला दूसरा स्थान। मैं के अंदर ये पहला, तीसरा, बीच वाला दूसरा। इसी तरह से न के अंदर यानी आड़े रेखाक्षर बाएं से दाएं लिखे जाते हैं तो रेखा का बायां हिस्सा पहला स्थान, दायां हिस्सा तीसरा स्थान और बीच वाला दूसरा स्थान होता है। अधोगामी रेखाएं क्योंकि ऊपर से नीचे आती हैं। चैवर की रेखा ऊपर से नीचे, तैवर की रेखा ऊपर से नीचे, तैवर की रेखा ऊपर से नीचे, तो इन रेखाओं में ऊपर वाला हिस्सा पहला स्थान, नीचे वाला तीसरा और बीच वाला दूसरा स्थान होता है। इसी तरह से ऊर्ध्वगामी रेखाएं क्योंकि नीचे से ऊपर लिखी जाती हैं, इसमें नीचे वाला पहला, ऊपर वाला तीसरा, बीच वाला दूसरा स्थान हो गया। यानी स्थान के अंदर जहां से रेखा शुरू होती है वो पहला स्थान, जहां खत्म होती है वो तीसरा स्थान और बीच वाला दूसरा स्थान होता है। आड़े रेखाक्षर बाएं से दाएं होती है तो बायां वाला पहला और दायां वाला तीसरा। डाउनवर्ड रेखाएं ऊपर से नीचे जो अधोगामी रेखाएं ऊपर वाला पहला और नीचे वाला तीसरा। अपवर्ड रेखाएं नीचे से ऊपर, नीचे वाला पहला और ऊपर वाला तीसरा।
इस तरह से प्रत्येक रेखा के ऊपर 3 स्थान बनाए जाते हैं जहां पर स्वर लिखे जाते हैं। इन स्थानों के आधार पर कहीं किसी भी शब्द में अगर आस्वर आ जाता है तो इन रेखाओं के ऊपर जो आपने पहला स्थान बनाया वहां लिखा जाएगा, ए के लिए दूसरा स्थान, ई के लिए तीसरा स्थान, ओ के लिए पहला स्थान, ओ के लिए 11 डैश दूसरा स्थान, ऊ के लिए 11 डैश तीसरा स्थान, आई के लिए हल्का बिंदु पहला स्थान, ई के लिए हल्का बिंदु तीसरा स्थान, ए के लिए हल्का डैश दूसरा स्थान, ऊ के लिए हल्का डैश तीसरा स्थान। यानी हर एक स्वर के लिए अलग से संकेत है और अलग से स्थान है, यानी जिस स्थान का स्वर है उसी स्थान पर ही संकेत किया जाएगा। इसके बाद आते हैं तरफ। अब चलते हैं तरफ के ऊपर। किसी भी स्वर को व्यंजन रेखा पर लिखने के लिए 2 साइड बनाई जाती हैं, क्योंकि शब्द के अंदर कुछ स्वर व्यंजन से पहले आते हैं और कुछ स्वर व्यंजन के बाद आते हैं। जो स्वर व्यंजन से पहले आते हैं वो पहली तरफ लिखे जाएंगे, जो व्यंजन के बाद आते हैं दूसरी तरफ लिखे जाएंगे। प्रत्येक व्यंजन के ऊपर 2 साइड बनाई जाती है। आड़े रेखाक्षर बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, तो इन रेखाओं में रेखा का ऊपर वाला हिस्सा पहली तरफ होता है और नीचे वाला हिस्सा दूसरी तरफ होता है। अधोगामी या ऊर्ध्वगामी रेखाओं में, अपवर्ड या डाउनवर्ड रेखाओं में, इन रेखाओं में रेखा का बायां वाला हिस्सा पहली तरफ और रेखा का दायां वाला हिस्सा दूसरी तरफ कहलाता है। यानी जो स्वर व्यंजन से पहले आएंगे वो पहली तरफ लिखे जाएंगे, जो स्वर व्यंजन के बाद आएंगे वो दूसरी तरफ लिखे जाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं, यदि किसी भी शब्द के अंदर पूर्ण स्वर आता है वो हमेशा पहली तरफ, यदि उसके अंदर मात्रा आती है तो हमेशा दूसरी तरफ लिखी जाएगी। इस तरह से किसी भी शब्द के अंदर आपको स्वर देने के लिए इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि शब्द के अंदर स्वर किस व्यंजन के साथ आ रहा है, वो स्वर पूर्ण स्वर के रूप में है या मात्रा के रूप में है। दूसरा ध्यान रखना उस स्वर के लिए चिन्ह यानी संकेत क्या है। तीसरा ध्यान रखना है कि उस स्वर का स्थान क्या है। चौथा ध्यान रखना है कि वो व्यंजन से पहले आ रहा है स्वर या व्यंजन के बाद में आ रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं, यदि वो पूर्ण स्वर है तो पहली तरफ लिखा जाएगा, यदि मात्रा है तो दूसरी तरफ लिखा जाएगा। तो इस तरह से किसी भी शब्द के ऊपर स्वर लिखने के लिए व्यंजन रेखा के ऊपर इन 4 चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे आपको का लिखना है, कै साथ आ का स्वर, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि आ है, आ इस शब्द में किसके साथ आ रहा है, कै के साथ आ रहा है और वो मात्रा के रूप में आ रहा है। कै के लिए दूसरा है संकेत देखना है, उसके लिए आपका 11 बिंदु है। स्थान पहला स्थान है, क्योंकि मात्रा के रूप में आ रहा है तो ये दूसरी तरफ लिखा जाए। तो कै की दूसरी तरफ रेखा की नीचे वाली साइड होगी, तो यहाँ पहला स्थान 11 बिंदु संकेत कर दिया जाएगा। इसी तरह से मान लिया आपने मी लिखना है, मैं के साथ ई की मात्रा आती है, मैं के साथ ई की मात्रा, संकेत क्या 11 बिंदु, स्थान क्या हो गया तीसरा, क्योंकि मात्रा के रूप में आ रहा है तो ये दूसरी तरफ, मैं की दूसरी तरफ नीचे वाली हो गई, तो तीसरा स्थान हो गया ये। तीसरे स्थान पर 11 बिंदु संकेत कर देंगे। इसी तरह से मान लिया आपने ओम लिखना है, ओम के लिए ओ का स्वर आ गया, इसके लिए ये पूर्ण स्वर के रूप में आ रहा है, 11 डैश प्रयोग किया जाएगा। स्थान दूसरा हो गया, पूर्ण स्वर के रूप में है तो पहली तरफ हो जाएगा। तो इस मैं की पहली तरफ हो गई, मैं हो गया पहली तरफ, ये दूसरा स्थान ये ओम। इसी तरह से जहां भी किसी भी शब्द में व्यंजन के साथ आप स्वर लिखना चाहते हैं तो आपको ये 4 चीजें देखनी है। पहला है कि स्वर किस व्यंजन के साथ आ रहा है, दूसरा उसमें ये देखना है कि उस स्वर, वो जो स्वर आ रहा है वो स्वर के रूप में आ रहा है या मात्रा के रूप में आ रहा है। दूसरा उसमें ये देखना है आपने वो जो स्वर है उसके लिए आपने क्या संकेत प्रयोग करना है। तीसरा है उसके लिए आपने क्या स्थान देना है, यानी वो किस स्थान पर लिखा जाएगा। चौथा ये देखना है कि वो व्यंजन से पहले आ रहा है या व्यंजन के बाद में आ रहा है। या आप ये भी देख सकते हैं कि यदि वो पूर्ण स्वर है तो पहली तरफ, मात्रा है तो दूसरी तरफ लिखे जाएंगे। इस तरह से किसी भी शब्द के अंदर अगर आपको स्वर संकेत करने हैं तो इन 4 चीजों का ध्यान में रखना है। और आपके लिए अब अगली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का आपने अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अगर आप एक्सरसाइज का सही ढंग से अभ्यास करेंगे तो आपकी आउटलाइन साफ सुथरी और सदी हुई आएंगी। जब आपकी साफ सुथरी और सदी हुई आउटलाइन आएंगी तो आप उसको सही ढंग से पढ़ सकते हैं।